दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहती है, चाहे वो कितने ही पुराने क्यों ना हों। इसी प्रकार का एक टॉपिक है जिसका नाम है नेटो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म होता है और दो महाशक्तियां उभर के आती हैं, यूएसए और यूएसएसआर। इस घटना को पॉलिटिकल साइंस में कहा गया है बायपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का ध्रुवीकरण। हम ज्योग्राफिकल ध्रुवीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो नॉर्थ और साउथ पोल हैं ही। हम लोग पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, किसकी? इस ध्रुवीकरण की। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए और यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर कहते थे रशिया को, कि कैसे एक दूसरे पर संदेह के आधार पर दोनों ने अपनी सैन्य शक्ति को इतना बढ़ा लिया कि खास किस्म का तनाव पूरे विश्व में देखने को मिला। 1945 के बाद रशिया अपने एक खास फिलॉसफी के लिए जाना जाता है जिसको हम कहते हैं कम्युनिज्म, साम्यवाद। ठीक, तो इस साम्यवाद को खतरा बताया गया पूरे विश्व को, और उन देशों को अमेरिका ने अपनी तरफ खींचना चाहा जिनको रशिया के इस फिलॉसफी से डर था। और अमेरिका चाहता था कि इस प्रकार की फिलॉसफी कहीं थोपी ना जाए। ठीक, तो इसी पे आज हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि नेटो की फॉर्मेशन हुई क्यों और क्या वजह रही होगी। तो जिस पे हम टॉपिक आज चर्चा करने वाले हैं वो थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया है। थोड़ा सा हम लोग समझेंगे नेटो के बारे में, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, यानी कि जो उस समय के तत्कालीन यूएसए के राष्ट्रपति हैं ट्रूमैन, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। एक दो मैप है हमारे पास, और कोल्ड वॉर और डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के संबंध में थोड़ी सी चर्चा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहले से हम थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी है वो मैं पढ़ देता हूँ कि नेटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय इसका ब्रसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। इसका मिलिट्री हेडक्वार्टर भी है, जो कि बेल्जियम में ही एक मॉन्स नाम के शहर में है। टोटल मेंबर कंट्रीज नेटो में हो चुकी हैं इस साल 31। जो 31वां देश है वो है फिनलैंड, जो इसी साल 4 अप्रैल को इसमें ज्वाइन करता है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ और देश भी नेटो की सदस्यता लेने वाले हैं और अमेरिका बड़ा खुश है। पॉसिबली स्वीडन शैल बी द न्यू मेंबर टू ज्वाइन द नेटो। ओके, आइए देखते हैं आगे। बैकग्राउंड समझ लेते हैं थोड़ा सा इसका। रशिया के पॉसिबल डेंजर से बचने के लिए, टू काउंटर रशियन इन्फ्लुएंस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस प्रकार से इसकी भूमिका तैयार होती है कि रशिया के खिलाफ हम कई देश मिलाकर एकजुट हो जाते हैं और रशिया के समक्ष एक चुनौती पेश करेंगे। किसकी अगुवाई में? यूएसए की अगुवाई में। बड़ी हैरानी की बात यह है कि इसमें जो 31 मेंबर्स हैं, इसमें से 29 सदस्य यूरोप के हैं, वेस्टर्न यूरोप के। बड़े मजे की बात है। और इन सभी देशों ने यूएसए को अपना लीडर मान रखा है। और जबकि नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ 2 ही देश हैं, यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। इनके बीच में जो बॉर्डर है, जो फ्रंटियर है इनके बीच का, उसमें कोई सेना भी नहीं है। मोस्ट पीसफुल फ्रंटियर ऑफ द वर्ल्ड लाइज बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। बड़े मजे की बात है कि सिर्फ 2 ही देश नॉर्थ अमेरिका के हैं और 29 देश किसके हैं? यूरोप के हैं। इस खतरे को भांपते हुए वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड किंगडम और वेस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज थे एक साथ इकट्ठे होते हैं। और इसी सिलसिले में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में एक संधि होती है जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ डंकर्क, जो होती है 4 मार्च 1947 को। ये कैसी ट्रीटी थी? दिस वाज द ट्रीटी ऑफ अलायंस एंड मिलिट्री असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ पॉसिबल अटैक ऑफ रशिया और जर्मनी। जर्मनी जो कि विश्व में बुरी तरह हार गया था, हो सकता है कि वो पलटवार कर सकता है, रशिया भी अटैक कर सकता है। तो इस डेंजर से बचने के लिए वेस्टर्न यूरोप के बहुत सारे देश एक साथ आते हैं यूएसए की अगुवाई में, और वहीं दूसरी ओर यूएसए भी इनकी हेल्प करने को बिल्कुल तैयार है। यस, आई विल लीड यू पीपल। क्यों? क्योंकि जापान के ऊपर
एटॉमिक बॉम्ब गिराने के बाद वर्ल्ड का बॉस तो बन चुका है वो, कि उसी के आने से वर्ल्ड वॉर क्या हुई है, समाप्त हुई है। शुरुआत का जो लीडर था वो तो जर्मनी था, लेकिन किस प्रकार से जर्मनी हारता है और किस प्रकार से हिटलर ने आत्महत्या करी लास्ट में 1944 के आसपास, वो आपको पता ही होगा। वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वैसे। तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी 1945 के बाद। और इंडिया के साथ कई और सारे ऐसे देश थे जो उन दिनों आज़ादी प्राप्त कर रहे थे, उनको भी अधिकार है अपनी आज़ादी को किस तरीके से आगे बढ़ाएं। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था, बनने वाला था 1947 में, उसका अपना संविधान होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्ल्ड काफ़ी दुविधा में है कि वो किस एंगल में या किस तरफ झुकाव अपना दिखाए, रशिया की तरफ या यूएसए की तरफ। रशिया भारत का एक पारंपरिक दोस्त रहा है, ये आप जानते ही हैं। और हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने रशियन मॉडल को अडॉप्ट किया था, समाजवाद वाला, और 5 ईयर प्लानिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं से लिया गया है। तो रशिया के खिलाफ इंडिया तो कभी रहा ही नहीं और आज भी परम मित्रों में से एक है, ठीक है। इस बीच हम ये देखते हैं कि जो यूएसए है, यूएसए की जो हेजमनी है वो सिर्फ स्पेस में या मिलिट्री डिफेंस तक सीमित नहीं है, उसने पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको भी कैप्चर करके रखा है। रशिया ये नहीं कर पाया और शायद यही वजह है कि रशिया यूएसए से काफ़ी पीछे नज़र आता है। रशिया 1991 के बाद जिसको कहा जा रहा है, उसकी वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ खास दखल नहीं है जितना कि यूएसए का है। तो यूएसए इस प्रकार से एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल कंट्री बन जाता है, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो एक संधि थी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये मुख्य रूप से एक सैन्य संधि थी कि जितने भी देश होंगे इस पर अगर रशिया ने हमला किया, पॉसिबल अटैक करता है, तो वो बाकी सभी देशों के ऊपर हमला माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार की जियोपॉलिटिकल टेंशन को डेवलप करने के लिए काफ़ी है, खास तौर पे रशिया और यूएसए के बीच में। अब इसी बीच हम देखते हैं कि ट्रूमैन रूजवेल्ट के बाद राष्ट्रपति बनते हैं 33वें यूएसए के, हैरी एस ट्रूमैन। तो इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसको वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या कहा जाता है, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। हैरी एस ट्रूमैन उस समय के तत्कालीन यूएसए के राष्ट्रपति पुट फॉरवर्ड दिस डॉक्ट्रिन टू सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसीज। इनका ऐसा मानना है कि विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं वो खतरे में हैं। किसके विरुद्ध खतरे में है, अथॉरिटेरियंस के विरुद्ध। और इसमें अथॉरिटेरियन किसको कहा जा रहा है, रशिया को, और उसके बाद चाइना को, कि वो अपने कल्चर को, वो अपनी फिलॉसफी को, वो अपने कम्युनिज्म को लोगों पर थोपना चाहते हैं, ठीक। इसके लिए अथॉरिटेरियन शब्द दिया गया है पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स के द्वारा। तो अमेरिका वांटेड टू सपोर्ट अदर नेशंस अगेंस्ट रशियन थ्रेट। तो रशिया के इस प्रकार के जो डेंजर है, इस प्रकार का जो डेंजर है, यूएसए बाकी देशों का मसीहा बनना चाहता है और बाकी देशों का साथ लेकर उनको लीड करना चाहता है। तो बहुत सारे देश ऐसे रहे होंगे जिनको रशिया का खतरा मंडरा रहा था इनके ऊपर, उन्होंने इस प्रकार की संधि में अपने हाथ मिला लिए। और हम देख रहे हैं कि इस साल फिनलैंड भी इसका सदस्य बन चुका है, स्वीडन नेक्स्ट पॉसिबल सदस्य बन सकता है इसका, ठीक है ना। और भी कई सारे और कंट्रीज हैं पॉसिबल जो नेटो की सदस्यता लेने ही वाले हैं, और रशिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि नेटो का सदस्य बन जाए। और यही कारण बनता है यूक्रेन और रशिया की वॉर का भी, यही इसके जो तार जुड़े हैं वो रशिया और यूक्रेन की वॉर से हैं, जो पिछले साल फरवरी 2022 से शुरू हुआ और अभी तक किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा है। इसको लेकर मैंने पिछला एक वीडियो भी बनाया था जिसको हम कहते हैं ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव, ठीक है। वो रशिया और यूक्रेन के बीच की जो बातें हैं उस पर मैंने वीडियो बनाया था। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस नेटो केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1949। तो इसी पॉसिबल थ्रेट को देखते हुए नेटो की स्थापना करी गई, ठीक, यूएसए की लीडरशिप में। अब एक मैप को देखते हैं, ये देखिए नॉर्थ पोल से ये मैप की तस्वीर खींची गई है। इसमें देखिए कनाडा और यूएसए दो मेंबर हैं सिर्फ, कहाँ, नॉर्थ अमेरिका में। और यहाँ पर 31 कंट्रीज़ हैं जो इसके सदस्य हैं, सॉरी 29 मेंबर्स, ठीक है ना, जिसमें यूनाइटेड किंगडम तो है ही और बाकी जो देश दिख रहे हैं वो भी हैं, ठीक है। और ये जो लाल रंग से आप देख रहे हैं ना, इसको कहा जाता है वॉर्सो पैक्ट। क्या कहा जाता है, वॉर्सो पैक्ट। इसे कहा जाता है वॉर्सो पैक्ट, जो यूएसएसआर ने नेटो के रिस्पॉन्स में बनाया कि तुम अगर सैन्य संगठन बना सकते हो तो हम भी बना सकते हैं। ये बात है 1955 की, ठीक है।
1955 में रशिया ने ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ यूरोप को साथ में लेकर एक वॉरशो पैक्ट बनाया टू काउंटर द नाटो मिलिट्री अलायंस। और हम देखेंगे कि कैसे रशिया और यूएसएसआर और यूएसए के बीच में ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ये काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, संदेह के आधार पर तैनाती करी जाती है। ठीक है, अपना जो वेपन्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है ना। दूसरा देश देखेंगे, दूसरा इसमें मैप देखिए आप। दूसरा जो मैप है ये है कोल्ड वॉर वाला। देखो, कोल्ड वॉर भी एक ऐसी फिनोमिना है जो लंबे समय तक चलती रही, 1947 ऑनवर्ड्स अप टू 1991, सन 1991 तक। यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन थी ये उसकी पराकाष्ठा को दिखाता है। तुम देख सकते हो कि कोल्ड वॉर के दौरान ये जो नीले रंग में दिखाए गए हैं ये वो कंट्रीज होंगे जो यूएसए के साथ हैं। उसी के पड़ोस में नजर आ रहा है आपको छोटा सा देश जिसका नाम है क्यूबा, वो रशियन सपोर्ट में है। देख रहे हैं, इंडिया फिलहाल रशिया से दुश्मनी नहीं कर सकता और ना ही पूरी तरीके से उस समय यूएसए के पक्ष में था। एक तरीके से इंडिया ने बीच का रास्ता अपनाया था जिसको हम कहते हैं क्या, नैम। क्या कहते हैं? नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये नेहरू जी द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था। इसमें कुछ और नेता थे, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो हैं और मोहम्मद नासिर हैं इजिप्ट के। इन लोगों ने क्या फैसला किया कि हम दोनों शक्तियों के पक्ष में नहीं जाएंगे, आवश्यकता पड़ने पर दोनों का सहयोग लेंगे। तो हम अलाइन यानी कि ना तो इस तरफ अलाइन होंगे ना ही साउथ की तरफ, और अपना मध्यम मार्ग अपनाएंगे। इसी को क्या कहा गया है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। ये भी अपना आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे आज की डेट में नैम की क्या प्रासंगिकता है, इसको लेकर यूपीएससी ने कुछ साल पहले सवाल भी पूछा था। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग हो सके तो पता लगाइए कि नैम की आज कोई रेलेवेंसी है भी या नहीं। ठीक है, मीटिंग तो कोई होती है नहीं आजकल जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आप लोग इसके बारे में पता करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर का जो समय चल रहा था वो भी एक प्रकार के पूरे विश्व में तनाव भरा दौर रहा होगा, काफ़ी लंबे समय तक चला। ठीक है ना। देखिए, कोल्ड वॉर भी एक प्रकार से क्या था, वॉज द जियोपॉलिटिकल टेंशन थी यूएसए और यूएसएसआर की 1947 से लेकर 1991 के बीच में। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन में हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई घोषित युद्ध नहीं होता है, मिसाइल्स नहीं दाग रहे हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर, बस एक टेंशन चल रही है, शीत युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में, टेंशन है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि ये अपने स्पेस प्रोग्राम को भी करेगा, रशिया भी और यूएसए भी। चांद पर पहुंचने की पहले ही होड़ लगी रहेगी, रशिया भी और यूएसए भी। अरे रशिया ने ऐसा कर दिया तो यूएसए भी कर सकता है इस काम को। रशिया ने पहला अंतरिक्ष यात्री भेजा गागरिन, तो इसने अपना एक बंदा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बाकी 2 लोग और थे, उनको चांद पर भेज दिया 1969 में। तो स्पेस रेस भी जारी है, मैदान में भी युद्ध जारी है। जितने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होंगे उतने ज़्यादा श्रेष्ठ साबित होंगे। ठीक है, लेकिन इस बीच रशिया एक गलती ये कर रहा है कि उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्पेस प्रोग्राम और मिलिट्री प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में है, जबकि इसी दौरान अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपनी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को इतनी मजबूती से स्थापित कर दिया था कि पूरी मार्केट अब देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड की वो अमेरिका के हिसाब से चलती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूएस डॉलर की वैल्यू आप समझ सकते हैं, हालांकि उसकी वैल्यू 82 रुपीज़ है आज की डेट में, लेकिन जितना भी व्यापार है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो मुख्य रूप से यूएस डॉलर में ही होता है। और यूएसए का प्रभाव कुछ इस तरीके से है कि हमारे घर में लगभग कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा जिसमें यूएसए का प्रभाव ना दिखता हो। ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये यूट्यूब, ये फेसबुक, ये ट्विटर, ये व्हाट्सएप, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स, ये सारी किसकी देन है? यूएसए की। रशिया यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आता। इसका नतीजा ये हुआ होगा कि खुद रशिया में या यूएसएसआर जिसको कहना चाहिए कि वहाँ की इकोनॉमी क्या है, बिल्कुल धाराशायी हो गई। और 1991 में जो देश जिनके ऊपर ज़बरदस्ती कम्युनिज्म थोपा जा रहा था उन लोगों ने एक एक करके अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, और इस प्रकार से यूएसएसआर का क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया। और लगभग 16 या 15 देश उससे अलग हुए, जिसमें सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान जो कि वर्ल्ड का लगभग शायद 8वां सबसे बड़ा देश है, आप पता देख लीजिएगा इसको। इसी बीच कोल्ड वॉर के ही दौरान
क्यूबा में यूएसएसआर ने कुछ मिसाइल्स क्वारंटाइन कर दी थी वहाँ पे, लेकिन ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक नहीं चला। लेकिन हम मान सकते हैं कि कोल्ड वॉर की एक पराकाष्ठा थी ये, जिसने रशिया और अमेरिका को काफ़ी क्लोज आ गए थे ये लड़ने के इसमें। उस समय प्रेसिडेंट थे यूएसए के जॉन एफ कैनेडी। वियतनाम वॉर आप जानते ही हैं 1955 से लेकर 1975 तक चला। ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी पढ़िएगा। और फाइनली ये सब करते हुए हम देखते हैं कि 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है। 1985 से लेकर 1990 के बीच में यूएसएसआर को एक बहुत शानदार राष्ट्रपति मिलते हैं जिनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है ना। मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ रिफॉर्म्स किए जो कि हार्डकोर कम्युनिज्म के खिलाफ थे, जो वहाँ के हार्डलाइनर को पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, जो भी हो, वहाँ पर आंतरिक तनाव इतना बढ़ गया कि फाइनली रशिया का क्या हो गया, तो यूएसएसआर का क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया। और उसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं बोरिस येल्सिन। आज राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, काफ़ी लंबा टॉपिक है ये, वैसे देखा जाए तो ख़त्म नहीं होगा इतनी जल्दी। ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका पर्पज़ ये है कि आपका अटेंशन डाइवर्ट करना, ताकि आप अपने स्तर से भी इन चीज़ों को पढ़ें और वो पता लगाने की कोशिश करें कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या इस साल कोई सवाल आया इस यहाँ से, डायरेक्टली यहाँ से नहीं आया, लेकिन यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है वहाँ से भी नहीं आया। लेकिन उसने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि यूक्रेन से या उसके आसपास से जो भी देश हैं उनको नॉर्थ टू साउथ या कौन कौन से बॉर्डर बनाते हैं, इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। टॉपिक कुछ और चल रहा है, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड वहाँ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन उन्होंने बनाकर पूछ लिया। ठीक है ना। तो यहीं से मैं भी एक क्वेश्चन उठाता हूँ, देखिए आपके सामने कि पॉसिबल क्या क्वेश्चन आ सकता है। एक सरल सा क्वेश्चन बनाया मैंने, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द नेटो। नेटो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन अप्रैल 1949 बाय 11 मेंबर्स स्टेट्स एक्सक्लूडिंग यूएसए। इसकी स्थापना 1949 अप्रैल में तो हुई, लेकिन 11 मेंबर नहीं थे उसमें, एक्सक्लूडिंग यूएसए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। यूएसए के बिना इसकी स्थापना होती भी कैसे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। इट इज़ अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस ऑफ द मेंबर स्टेट्स। ये सदस्य देशों का राजनीतिक और एक सैन्य गठबंधन था, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिनलैंड इज़ द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन द अलायंस। फिनलैंड हाल ही में इस संगठन का सदस्य बना है। तो देख सकते हैं यूपीएससी इसी प्रकार से इसी अंदाज में क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। उसमें कहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर, 2 and 3 ओनली। ओके, इसी तरीके से आप खुद भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देख सकते हैं, और संभावना है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार से, चाहे ज्योग्राफी का ही बना के वो पूछ सकते हैं। तो होपफुली ये सेशन आपकी हेल्प करेगा क्या करने के लिए, ताकि आप इसके बारे में अधिक से अधिक जानें। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।